ऑन हो गया है? ठीक ठीक ठीक। चलो हम लोग कल कहाँ तक बात किए थे? ड्रिफ्ट, वेलोसिटी, मोबिलिटी, कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी ये हो गई थी सेमीकंडक्टर की। फिर सेमीकंडक्टर करंट के बारे में बात किए थे, ड्रिफ्ट एंड डिफ्यूजन करंट के बारे में बात किए थे। उसके बाद एक टॉपिक और लास्ट टॉपिक था कंटिन्यूटी इक्वेशन इन सेमीकंडक्टर, ठीक है। और कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हमारे हैं सॉल्व करने बाकी हैं, जो कि ड्रिफ्ट, वेलोसिटी, मोबिलिटी या कंडक्टिविटी से रिलेटेड है। आपका फर्स्ट क्लास है? किस कॉलेज से हैं आप? DAV PG कॉलेज से। और किसका फर्स्ट क्लास है आपका? आप सेंट एंड्रूज से हैं। और आपका भी फर्स्ट क्लास है? हाँ, पढ़े थे? तो प्रयास करना जिनका फर्स्ट क्लास हो, सिलेबस लगभग एक चैप्टर ख़त्म होने के कगार पे है। हाँ हाँ, तो वो चीज़ हम आपको बता दे रहे हैं कैसे अपनी पढ़ाई करोगे। रिकॉर्डेड वीडियोस सारे हैं, और जब उस वीडियो को देखोगे तो अपने आप लगेगा कि हम लाइव क्लासेज में है, सब कुछ नोट्स है अवेलेबल है। और नोट्स तुम लोग सब एक नोट कर लेना, और एक ज़्यादा वीडियो एक साथ देखने की ज़रूरत नहीं है। एक दिन में एक ही वीडियोस देखो और उसके नोट्स अपने कंप्लीट कर लो, और उससे रिलेटेड अगर कोई क्वेरीज होती है तो नेक्स्ट डे क्लास में आने से पहले फर्स्ट 10 मिनट्स आप ही लोग को दे देंगे। जिनकी छूटा हुआ है फर्स्ट 10 मिनट्स उन्हीं के लिए होगा, कि कम से कम उनकी जो क्वेरीज है उस क्वेरीज को दूर हो जाए, और फिर जैसे कंटिन्यू आगे चलना है वैसे चल। क्योंकि ये पूरा सिलेबस ऐसा है इलेक्ट्रॉनिक्स का कि बहुत लेंदी सिलेबस है। कहने का सेंस लेंदी इसलिए भी क्योंकि इसके हर एक चैप्टर जो पीछे के हैं अपने पहले के चैप्टर से कनेक्टेड हैं। तो जब तक अगर हमको पहले का चैप्टर का कॉन्सेप्ट नहीं दिमाग में रहेगा तो हम आगे की तरफ अप्रोच नहीं कर पाएंगे। और बहुत कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं कि हो सब रही हैं लेकिन हमको दिखाई कुछ नहीं दे रही हैं। अब इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहा है, उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो रही है, करंट फ्लो हो रहा है, अब हो तो सब रहा है, लेकिन हमको इमेजिनेशन करके उस चीज़ की एनालिसिस करनी पड़ रही है, डीप लेवल तक थिंकिंग करने की ज़रूरत पड़ रही है, तब हम किसी चीज़ को अप्रोच कर पा रहे हैं। तो अगर उस तरह की साइकोलॉजी है तो हमको जाहिर सी बात है कि हर एक बात पे अपनी बातों को समझना पड़ेगा, और तभी हम आगे की तरफ अप्रोच कर पाएंगे। तो हम लोग कहाँ तक बात कर लिए थे? कंटिन्यूटी इक्वेशंस की बात कर लिए थे। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल देना, कंटिन्यूटी बेसिकली एक ऐसा इक्वेशन है सेमीकंडक्टर फिजिक्स में जो कि हम लोग कंसंट्रेशंस की बार बार बात करते हो, चाहे वो हमारा कंसंट्रेशन इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात हो, n की बात हो, चाहे कंसंट्रेशन ऑफ होल्स के बारे में बात हो, p की बात हो। तो जो भी सेमीकंडक्टर फिजिक्स में कंटिन्यूटी इक्वेशन होता है, ये बेसिकली एक बेसिक कॉन्सेप्ट देता है कंसंट्रेशन के रिकॉर्डिंग, कि जो भी कंसंट्रेशन सेमीकंडक्टर में हम लोग यूज करते हैं वो टाइम के फंक्शन के साथ साथ डिस्टेंस का भी फंक्शन एसोसिएटेड होता है, और वो टाइम फंक्शन और डिस्टेंस फंक्शन दोनों पे एसोसिएटेड होता है। उसको हम जो रिलेशनशिप निकल के आती है उसी रिलेशनशिप को हम लोग बोलते हैं कि कंटिन्यूटी इक्वेशन। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल देना हमारा कंटिन्यूटी इक्वेशन। ये बहुत कम एग्जाम में भी आता है, बहुत बार कई बार पूछा नहीं जाता, लेकिन सिलेबस का पार्ट है तो हमको डिस्कस करना पड़ेगा। तो इसके लिए एक फिगर बना लेना। मान लेते हैं ये एरिया हमारी डेल्टा एक्स है, ये हमारी एक्स है, तो ये वाली जो डिस्टेंस हो जाएगी कितनी हो जाएगी? एक्स प्लस डेल्टा एक्स। मान लेते हैं यहाँ पर जो फ्लक्स इंटर कर रहा है वो हमारा होल्स के लिए अगर बात करें तो करंट डेंसिटी हमारी क्या हो जाएगी? जेपी, और जो हमारी आउटर फ्लक्स हो जाएगी वो हमारी जेपी एक्स प्लस डेल्टा एक्स हो जाएगी। फिगर बना लो।
मान लेते हैं। इसके सफिक्स में मत लिख देना, ये सफिक्स में नहीं है, ठीक है। इसमें लिखना द बन गया। हो गया। देखो द कंटिन्यूटी इक्वेशन describes a basic concept namely that a change in carrier density over the time is due to the difference between the incoming and outgoing flux of carriers plus the generation carriers, फिर उसके बाद प्लस द जनरेशन एंड माइनस द recombination फुल स्टॉप। नेक्स्ट लाइन से पैराग्राफ चेंज करके लिखना, द कैरियर concentration in semiconductor is a function of time and distance both, full stop। the differential equation governing this functional relationship is
इज कॉल्ड कंटिन्यूटी इक्वेशन, इज कॉल्ड कंटिन्यूटी इक्वेशन। मतलब वह डिफरेंशियल इक्वेशन जो कैरियर कंसंट्रेशन का टाइम के साथ साथ डिस्टेंस में रिलेशनशिप दिखाए, वही हमारा क्या कहलाता है, कंटिन्यूटी इक्वेशन। कंटिन्यूटी इक्वेशन को अंडरलाइन कर देना। उसके बाद नेक्स्ट लाइन से लिखना, द होल करंट डेंसिटी, द होल करंट डेंसिटी लीविंग द वॉल्यूम, लीविंग द वॉल्यूम, कौन सा होल करंट लीविंग द वॉल्यूम है, ये जेपी एक्स प्लस डी बी, यही ना लीविंग कर रहा है, जेपी एक्स प्लस डी एक्स। और ध्यान देना कि ये पी सफिक्स में है, यानी होल्स के लिए बात हो रही है करंट डेंसिटी, और x प्लस डी एक्स उसके ऊपर रहेगा, यानी j के बगल में रहेगा, ठीक है। नहीं तो कई लोग गलती करते हैं, इसी p के नीचे इसको भी सफिक्स में लिख दिए, तो ये p बस सफिक्स में रहेगा, x प्लस j के कंपेरिजन में रहेगा, ठीक है। jp x प्लस डी एक्स कैन बी लार्जर, कैन बी लार्जर, ओ आर स्मॉलर, कैन बी लार्जर ओ आर स्मॉलर देन द करंट डेंस, कैन बी लार्जर ओ आर स्मॉलर देन द करंट डेंसिटी, देन द करंट डेंसिटी इंटरिंग, करंट डेंसिटी इंटरिंग, कौन सा इंटरिंग कर रहे हैं, जेपी एक्स, करंट डेंसिटी इंटरिंग कौन सा, जेपी एक्स, कामा डिपेंडिंग ऑन द, डिपेंडिंग ऑन द जनरेशन एंड रिकॉम्बिनेशन, जनरेशन एंड रिकॉम्बिनेशन of carriers taking place within the volume, taking place within the volume, within the volume। नेक्स्ट लाइन से पैराग्राफ चेंज करके, the net increase, the net increase in whole concentration, in whole concentration per unit time, per unit time, तो क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम, मतलब डेल पी अपान डेल टी, यही ना होगा, ब्रैकेट में लिख देना डेल पी अपान डेल टी is the difference between the, is the difference between the whole flux per unit volume, per unit volume entering and leaving, entering and leaving minus the recombination rate, minus the recombination rate। नेक्स्ट लाइन फुल स्टॉप करके नेक्स्ट लाइन से सो, नेक्स्ट लाइन से सो the number of carriers per unit volume, so the number of carriers per unit volume entering, ऐसे लिखना है, entering delta x into a per unit area, delta x into a per unit area बराबर क्या हो जाएगा, जेपी एक्स अपान एरिया कितना है, चार्ज अगर हमारा क्यू है तो एरिया कितना है, क्यू इंटू डेल्टा एक्स। ठीक है, नेक्स्ट लाइन से
ये इंटरिंग का हो गया। एंड द नंबर ऑफ कैरियर्स एंड द नंबर ऑफ कैरियर्स लीविंग per unit volume and time बराबर JP x प्लस डेल्टा एक्स क्यू इंटू, ऐसे लिखो, बराबर JP x प्लस डेल्टा एक्स अपान क्यू इंटू डेल्टा एक्स। वो एंटरिंग का हो गया, ये लिविंग का हो गया। ठीक है, नेक्स्ट लाइन से, thus the rate of holes builds up, thus the rate of holes builds up is equal to builds up BUILDS builds up is equal to rate of increase hole concentration, rate of increase hole concentration minus recombination rate, माइनस recombination rate। क्या हो जाएगा, डेल पी अपान डेल टी एक्स टेंस टू एक्स प्लस डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारा 1 अपान क्यू दोनों में है, और ये तुम्हारा कितना हो जाएगा जे पी एक्स माइनस जे पी एक्स प्लस डेल्टा एक्स अपान क्यू इंटू डेल्टा एक्स था, और माइनस रिकॉम्बिनेशन रेट है, माइनस रिकॉम्बिनेशन कितना हो जाएगा डेल पी अपान टाउ पी। ठीक है, ये लिखो, और यही हमारा क्या कहलाता है, रिकॉम्बिनेशन रेट कहलाता है, रिकॉम्बिनेशन। इसको लिख लो, हाँ डेल पी, पी मतलब होल्स के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, डेल पी अपान डेल टी कहाँ से कहाँ तक इंक्रीज कर रहा है, एक्स टेंस टू एक्स प्लस डी एक्स बराबर 1 अपान क्यू जे पी एक्स माइनस जे पी एक्स प्लस डी एक्स अपान डेल्टा एक्स माइनस डेल पी अपान टाउ पी। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, लिखो एज डेल्टा एक्स टेंस टू 0, एज डेल्टा एक्स टेंस टू 0, comma, then the current changes, then the current changes can write in derivatives, changes can write in derivatives form, in derivative form as डैश कर देना। और यह ध्यान देना, पहले ही बता चुके थे, जो होल जो है ये टाइम के साथ साथ डिस्टेंस का भी फंक्शन है, तो इसको क्या लिख सकते हो, डेल पी एक्स कामा टी लिख सकते हो, क्योंकि दोनों का फंक्शन है, अपान डेल टी। ठीक है, कहाँ से कहाँ एक्स टेंस टू एक्स प्लस डी एक्स टेंस कर रहा ना, तो इसके बराबर अगर डेल्टा एक्स टेंस टू 0 कर रहे हो तो ये वैल्यू पूरी 0 हो जाएगी। कितना हो जाएगी, माइनस 1 अपान क्यू जे पी एक्स अपान डेल्टा एक्स हो जाएगा, और माइनस डेल पी अपान टाउ पी। इसको नोट कर लो,
ये लाइन जब पूरी इक्वेशन लिखा गया होल्स के कंसिडरेशन में, जब हम डेल्टा x टेंड्स टू 0 की बात कर रहे हैं, यानी जब डेल्टा x 0 कर दे रहे हैं तो हमारा जो भी फंक्शन होगा यहाँ पर डेल्टा x क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और चूंकि ये जो फंक्शन ऑलरेडी x के लिए बात कर रहे हैं तो यहाँ पर भी डेल्टा x वाला जो फंक्शन है वो हमारा एसोसिएटेड होगा और वहाँ पर भी फंक्शन 0 हो जाएगा। हाँ तो 0 हो जाएगा, तो ये जो फंक्शन यहाँ पे 0 jpx बचा, तो चूँकि होल्स के लिए हम बात कर रहे हैं ना, देखो ये पूरा जो सिनेरियो हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये होल्स के लिए बात कर रहे हैं, और ये जो हमारा है ये इंटरिंग प्लस लीविंग दोनों का रिकॉम्बिनेशन है, ठीक है। मतलब जो भी कंटिन्यूटी इक्वेशन होता है बेसिकली अभी जो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये होल्स के सिनेरियो में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसी तरह सिमिलरली इलेक्ट्रॉन्स के लिए भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो इंटरिंग है वो हमारा देखो होल्स के लिए jpx है, और जो आउट गोइंग है क्योंकि जो एरिया कवर्ड कर रहा है ये अगर एरिया हमारा x है और चूंकि स्मॉल अमाउंट अगर हम यहाँ कंसीडर कर रहे हैं तो ये x प्लस dx हो जा रहा है। तो जब इंटर करेगा x के साथ इंटर कर रहा है, आउट गोइंग कितना हो रहा है, x प्लस dx हो जा रहा है, इसलिए इंटरिंग और आउट गोइंग में अंतर है। फिर इनके लिए हम लोगों ने कंटिन्यूटी इक्वेशन निकाला कि होल्स के कंसिडरेशन में, क्योंकि होल्स का जो भी कंसिडरेशन होगा वो होल्स का जो भी कंसिडरेशन होगा टाइम और डिस्टेंस दोनों के लिए अप्लीकेबल हो, तो उस केस में हमारा जो डेल पी x टेंड्स टू x प्लस dx की वैल्यू होगी वो 1/q, तो दोनों में था ही 1/q था, jp(x/q इंटू डेल्टा x था इंटरिंग वाले का, और 1/q jp(x प्लस dx था हमारा q इंटू dx था लिविंग वाले का। तो जब दोनों को कॉम्बिनेशन किए तो 1/q jpx माइनस jpx प्लस dx अपन डेल्टा x था, और माइनस क्या था, रिकॉम्बिनेशन रेट था, माइनस रिकॉम्बिनेशन रेट था। तो ये पूरी क्वांटिटी डेल पी अपॉन टाउ पी रिकॉम्बिनेशन रेट हुआ। उसके बाद हम लोगों ने अप्लाई किया, एक रूल लगाया कि डेल्टा x टेंड्स टू 0, यानी कि जो भी स्मॉल वेरिएशन कर रहे हैं x में उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इसमें ध्यान दो कि इसमें जब 0 हो जाएगी तो हम अगर इंटरिंग की बात कर रहे हैं ना ये अभी स्पेशली, तो इसमें अगर डेल्टा x 0 हो जाएगा तो ये माइनस ये 1/q तो यहाँ भी एसोसिएटेड है ना। क्या करो तो यहाँ देखो होल के सिनेरियो में बात करें तो यहाँ दोनों एक दूसरे को कह कैंसिल आउट करें, लेकिन हमारे पास जब भी चार्ज कैरियर एसोसिएटेड होते हैं तो वहाँ होल्स ही बस इंटरिंग आउट नहीं होते हैं, जो कि दो तरह के हमारे चार्ज कैरियर होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक होल्स होता है, दोनों एसोसिएटेड होते हैं। यहाँ चूंकि हम लोग पूरे जो डेरिवेशन अभी तक चाहे कोई भी डेरिवेशन करते थे, चाहे ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालते थे, करंट डेंसिटी निकालते थे, या ड्रिफ्ट करंट निकालते थे, या डिफ्यूजन करंट निकालते थे, एक के लिए निकालते थे, चाहे इलेक्ट्रॉन्स के लिए चाहे होल्स के लिए, और सिमिलरली कह देते थे कि सेम इसी फैशन में हमारा अगर इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना है तो सिमिलरली कहते थे होल्स के लिए भी ऐसा हो जाएगा। अगर होल्स के लिए निकालते थे तो हम लोग बोलते थे सिमिलरली इलेक्ट्रॉन्स के। ऐसे देखो कल हम लोग ड्रिफ्ट करंट और डिफ्यूजन करंट के बारे में बात किए थे, तो ड्रिफ्ट डिफ्यूजन करंट का पूरा कॉन्सेप्ट निकाले थे और फिर लास्ट में बोल देते कि सिमिलरली इसी तरह होल्स के लिए भी अप्लाई होता है, तो उसका फार्मूला डायरेक्ट हम लोग लिख देते। तो यहाँ पर जो भी सिनेरियो रिकॉम्बिनेशन रेट हो रहा है, अगर यहाँ पे कन्फ्यूजन हो रही हो तो जो भी कॉम्बिनेशन रेट हो रहा है तो ये हमारा तो इंटरिंग वाला है, तो इंटरिंग पे तो हमको फोकस करना ही नहीं है, हमको फोकस करना है कि आउटगोइंग फ्लक्स में हमको कितना मिल रहा है और माइनस रिकॉम्बिनेशन रेट। तो जब आउटगोइंग फ्लक्स में देखोगे तो ये इंटरिंग वाला तो डिस्टर्ब होगा ही नहीं ना, ये तो एज इट इज रहेगा। लेकिन जब आउटगोइंग यही फ्लक्स जा रहा है, तो जब आउटगोइंग फ्लक्स जा रहा है तो यहाँ -1/q डेल्टा x प्लस dx है ना, तो जब वहाँ पर डेल्टा x 0 करोगे तो ये -1/q हुआ। या तो चाहे यहाँ पे कर सकते हो कि निगलेक्ट कर सकते हो, जो लाइन लिखो अगर कंफ्यूजन हो रही है तो उस लाइन को थोड़ा मॉडिफाई कर लो। क्या लिखो कि एज डेल्टा x टेंड्स टू 0 कामा देन द करंट चेंजेज इन आउटगोइंग डायरेक्शन कामा वी राइट द अबव फॉर्मेट क्या बोले थे, देखो एज डेल्टा x टेंड्स टू 0 कामा देन द करंट चेंजेज इन आउटगोइंग, क्या बोले थे, इन
क्या लाइन बोले थे? हाँ, आउट गोइंग डायरेक्शन इन द अबव फॉर्मेट, इन द अबव फॉर्मेट कैन बी रिटन, कैन बी रिटन इन डेरिवेटिव्स, कैन बी रिटन इन डेरिवेटिव्स एज। ठीक है, अब आउट गोइंग के बारे में बात होगी। जब आउट गोइंग के बारे में बात होगी तो इंटरिंग के बारे में बात ही नहीं करना है। तो जब आउट गोइंग जाएगा तो कितना हो जाएगा? -1/q JP x प्लस डेल्टा एक्स अपन डेल्टा एक्स। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? डेल्टा एक्स 0 हो जाएगा। तो ऑलरेडी क्या मिलेगा? 1/q JP x अपन डेल्टा। क्या करो? तो डेल्टा एक्स 0 होगा। जब इंट्री की बात करो तो -1/q JP x अपन dx नहीं आएगा? नीचे भी, अच्छा हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ भी डेल्टा एक्स नहीं, नहीं हम लोग कुछ गलत कर रहे हैं क्या जी? डेल्टा एक्स 0, पूरी लाइन यहाँ से चेंज करो कि यहाँ पर यहाँ तक इंटरिंग तक लिखे थे ना, उसके बाद लिखो कि रे नाउ द रेट ऑफ बुल्ड्स अप, हेंस लिखो ना, हेंस द रेट्स ऑफ बुल्ड्स अप इज इक्वल टू रेट ऑफ इंक्रीज होल कंसंट्रेशन माइनस रिकॉम्बिनेशन रेट। तो यहाँ से ये लाइन डायरेक्ट स्किप कर सकते हो, इंटरिंग वाला करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हम डायरेक्ट वहाँ पे इंक्रीज वाला लिख दिए हैं। ठीक है, तो वहाँ पर इंक्रीज वाला भी लिखोगे तो 1/q और यहाँ पे कितना हो जाएगा? JP x प्लस डेल्टा एक्स अपन। कन्फ्यूजन क्रिएट करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि हम लोग वहाँ पे हेंस के साथ डायरेक्ट ही बोले हैं कि जो कैरियर कंसंट्रेशन होल्स में इंक्रीज हो रहा है उसी की वैल्यू हम लोग रेट की लिख रहे हैं। ठीक है, अब टैंक्स टू 0 करने की ज़रूरत ही नहीं, इस लाइन को ही ख़त्म कर दो, क्योंकि वो सारी लाइन उसी में समाहित हो गई फार्मूले में ही। ठीक है, क्योंकि वहाँ ही डायरेक्ट हम लोग लिख दिए हैं कि रेट ऑफ, देखो फार्मूले में क्या लिखो, हेंस द रेट ऑफ इंक्रीज इन होल कंसंट्रेशन। तो होल कंसंट्रेशन में क्या रेट इंक्रीज हो रही है? यही ना इंक्रीज हो रहा है, x प्लस डेल्टा एक्स वाला है। तो डायरेक्ट वहीं एक लाइन लिख दो कन्फ्यूजन से बचने के लिए। ये थोड़ा सा टॉपिक जो है ना, थोड़ा सा देखो, इस चैप्टर में शुरू से पढ़ रहे होगे तो ऐसा एक चैप्टर बनाया गया है कि इसमें सॉलिड के भी पार्ट को एसोसिएट कर दिया गया है, इलेक्ट्रॉनिक्स के भी पार्ट को एसोसिएट कर दिया गया। सब जगह से कोई कहीं से कोई रिलेशन नहीं पड़ रहा। पढ़ना शुरू किए होगे मटेरियल से, कि सॉलिड के क्लासिफिकेशन से, कंडक्टर के बारे में बात किए, सेमीकंडक्टर के बारे में बात किए, इंसुलेटर के बारे में बात की, यहाँ तक तो बात सही था। फिर उसके बाद फिर आगे उसके कंडक्शन बैंड थ्योरी आ गई तो बैंड थ्योरी के बारे में बात कर लिए। अब जब बैंड थ्योरी पढ़ लिए, कंडक्शन बैंड के बारे में पढ़ लिए, वैलेंस बैंड के बारे में पढ़ लिए, तब फिर उस कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन और होल का कंसंट्रेशन कितना होगा वो एक्चुअल में सॉलिड स्टेट का पार्ट है। अब सॉलिड स्टेट की फिजिक्स पूरा डेरिवेशन हम लोग यहाँ पे लगाए। फिर इसके बाद फिर यहाँ पे फिर सेमीकंडक्टर फिजिक्स शुरू हुई कि ड्रिफ्ट, वेलोसिटी, मोबिलिटी, कंडक्टिविटी का कॉन्सेप्ट क्या है, डिफ्यूजन, ड्रिफ्ट, करंट का कॉन्सेप्ट क्या है, और कंटिन्यूटी का इक्वेशन का कॉन्सेप्ट क्या है। ये लिख लो, इक्वेशन नंबर दे दो इसको 2। लिखो द एबव इक्वेशन इज नोन एज, इसके नीचे तो माइनस कहाँ हम लगाए? अच्छा यहाँ माइनस लगेगा ही नहीं ना, यहाँ तो ऑलरेडी है। हाँ जेपी है, ए एक्स, हाँ सॉरी, क्योंकि डेल्टा एक्स 0 नहीं कर रहे हैं ना, तो डेल्टा एक्स 0 कर देंगे तो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा।
ठीक है, देखो दिस द अबव इक्वेशन, ऐसे दिस नहीं करो, द अबव इक्वेशन इज नोन एज, द अबव इक्वेशन इज नोन एज continuity इक्वेशन, continuity इक्वेशन फॉर होल्स। ये कंटिन्यूटी इक्वेशन किसके लिए? होल्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट लाइन से, इन ए सिमिलर मैनर, इन ए सिमिलर मैनर we can write the continuity equation, we can write the continuity equation for electrons, for electrons, we can write the continuity equation for electrons। तो इलेक्ट्रॉन्स के लिए क्या हो जाएगा? डेल पी की जगह क्या हो जाएगा? एन एक्स कामा टी अपान डेल टी बराबर 1/q जे एन एक्स प्लस डेल्टा एक्स अपान माइनस डेल एन अपान टाउ एन। क्वेश्चन नंबर 3। हाँ, इलेक्ट्रॉन्स किसमें? कोटर, कोटर एक्चुअल में देखो होल्स जो है ये एक्चुअल में होल्स और इलेक्ट्रॉन दोनों एक तरह के चार्ज कैरियर हैं। और होल्स बेसिकली क्या होता है कि वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। बेसिकली जैसे हमारी यहाँ जगह है और हम मूव करके यहाँ चले जाए तो यहाँ एक वैकेंसी क्रिएट हो गया ना, वही वैकेंसी का नाम होल्स है। होल्स कोई अलग सिनेरियो नहीं है, चूँकि इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है इसलिए होल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग एज ए पॉजिटिव चार्ज कैरियर की तरह यूज करते हैं। एक्चुअल में होल पॉजिटिव चार्ज नहीं होता। कोटर अलग चीज़ होता है। जो कोटर है किसी किसी बुक्स में एज उसको होल की तरह रिप्रेजेंट किया जाता है, लेकिन कोटर का सिनेरियो यहाँ सेमीकंडक्टर फिजिक्स में तो नहीं ही लिया जाता है। सेमीकंडक्टर से हाँ हाँ देखो, पूरी सेमीकंडक्टर फिजिक्स में दो ही तरह के चार्ज कैरियर्स के बारे में हम लोग बात करते हैं। एक चार्ज कैरियर होता है हमारा इलेक्ट्रॉन, दूसरा चार्ज कैरियर होता है हमारा होल्स। इन्हीं दोनों चार्ज कैरियर के देखो मैकेनिज्म हम लोग पढ़ना शुरू किए। हम लोग कहाँ से शुरू किए इसकी एनालिसिस? इसका अंदाज़ा देखो कि जब हम लोग बैंड थ्योरी का फॉर्मेशन किए, जब बैंड्स बनाए, जब बैंड्स का सिनेरियो समझ में आया कि कंडक्शन बैंड क्या होता है, बैलेंस बैंड क्या होता है, फिर हम लोगों ने एक डेरिवेशन किया हुआ है, इंट्रिंसिक के केस के लिए अलग किया है, एक्सट्रिंसिक के केस के लिए अलग किया है कि उस कंडक्शन बैंड में जो चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन है उसका कंसंट्रेशन उस बैंड में कितना होगा। फिर हम लोगों ने डेरिवेशन किया है कि जो बैलेंस बैंड है उसमें जो चार्ज कैरियर होल्स है उस होल्स का कंसंट्रेशन उस बैलेंस बैंड में कितना है। फिर उसमें जो उनके बीच में एक फर्मी एनर्जी लेवल लाई करता है जो मिडवे बिटवीन द कंडक्शन एंड बैंड एंड बैलेंस बैंड लाई करता है, उस फर्मी एनर्जी लेवल पे इलेक्ट्रॉन एंड होल का कंसंट्रेशन कितना हो, उसकी एनालिसिस करते हुए फिर हम एक्सट्रिंसिक के केस में इंटर किए हैं। जब एक्सट्रिंसिक के केस में इंटर किए हैं तो वहाँ पर हमको एन टाइप के सेमीकंडक्टर का मैकेनिज्म देखने को मिला, जहाँ पर एक और एनर्जी लेवल हमको देखने को मिला जो कि डोनर लेवल कहलाया। और पी टाइप सेमीकंडक्टर में जब गए तो वहाँ पर एक और एनर्जी लेवल हमको देखने को मिला जो एक्सेप्टर लेवल कहलाया। फिर हम लोगों ने क्या काम किया कि उस एन टाइप के लिए उस डोनर लेवल पे कंसंट्रेशन निकाले और पी टाइप में उस एक्सेप्टर लेवल पे इलेक्ट्रॉन और होल का कंसंट्रेशन निकाले। तो शुरू से ही हमारी सिनेरियो रही है कि हम लोग इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के बारे में बात करें। अभी तो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का मैकेनिज्म यहाँ समझने, कल थोड़ा बहुत डिस्कस किए थे कि जब हम लोग पीएन जंक्शन एक बनाए थे, कल का लेक्चर याद हो तो कल एक डिफ्यूजन करंट का जब कॉन्सेप्ट आया था तो हम लोग एक पीएन जंक्शन बनाए थे और बोले थे कि जब एक पी टाइप मटेरियल को और एक एन टाइप मटेरियल को सैंडविचिंग कराते हैं तो एक जो फॉर्मेशन होता है वो हमारा सेमीकंडक्टर डायोड का फॉर्मेशन होता है जिसको हम लोग पीएन जंक्शन बोलते हैं। और जो बीच वाली लाइन थी उसको हम लोगों ने क्या बोला था? जंक्शन लाइन बोला था। और ये चीज़ स्पेसिफाई किए थे कि जो पी टाइप वाला मटेरियल है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि पी टाइप मटेरियल में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होता?
होल्स होता है, लेकिन ऐसा नहीं है उसके साथ इलेक्ट्रॉन एसोसिएटेड नहीं रहेंगे। तो मैक्सिमम पोर्शन में होल्स रहेगा पी टाइप वाले पोर्शन में, लेकिन कुछ पोर्शन हमारे किसके रहेंगे, इलेक्ट्रॉन्स के रहेंगे। ऐसे ही एन वाले पोर्शन में जाओगे तो वहाँ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होता है, लेकिन होल्स भी होते हैं। तो होल्स की संख्या एज कंपेरिजन टू इलेक्ट्रॉन्स उसमें क्या होती है, कम अमाउंट में होती है। फिर होता क्या था सिचुएशन कि जब पी और एन बन गया, पी में मेजॉरिटी में होल्स, माइनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स, एन में मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स, माइनॉरिटी में होल्स। तो जो भी मेजॉरिटी में अगर कोई सप्लाई हम नहीं दे रहे, दोनों पी एन जंक्शन डायोड में कोई सप्लाई नहीं दे रहे हैं, तो होगा क्या कि पी टाइप में जो होल मेजॉरिटी में है वो जंक्शन से एन साइड की तरफ जाना चाहेगा, और एन साइड में जो मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन है वो जंक्शन से पी साइड में जाना चाहेगा। अभी दोनों यहाँ पर चार्ज कैरियर है। तो जैसे ही पी टाइप में जो मैक्सिमम होल्स है एन साइड में जाएगा तो वो जंक्शन के पास एक लेयर क्रिएट कर देता है, और जो भी चार्ज कैरियर्स होते हैं उसको आयंस में कन्वर्ट कर देता है उस लेयर्स के अंदर। ऐसे ही एन टाइप में जो मेजॉरिटी में होता है वो पी साइड में जाता है और जंक्शन के पास एक लेयर क्रिएट करता है, और जो भी चार्ज कैरियर्स होता है उसको निगेटिव आयंस में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता। तो पॉजिटिव और निगेटिव आयंस एक लेयर के रूप में उस जंक्शन के पास एसोसिएटेड होते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनाते हैं। और जो लाइन खींची गई है, जो लेयर्स बनी है, उस पूरे लेयर्स को जंक्शन रीजन लेते हुए उसको हम लोग बोलते हैं डिप्लीशन रीजन बोलते हैं, या उसी को हम लोग बोलते हैं जंक्शन रीजन बोलते हैं, या उसी को बोलते हैं स्पेस चार्ज रीजन बोलते हैं। और उसके कारण जो वहाँ पर जो करंट जनरेट होती है बिना किसी सप्लाई के, उसके रिकॉम्बिनेशन के कारण, तो उसी करंट को हम लोग डिफ्यूजन करंट का नाम देते हैं। तो कल हम लोग डिफ्यूजन करंट का कॉन्सेप्ट देखे थे। तो ये बेसिकली देखो मैकेनिज्म हो किसका रहा है, इलेक्ट्रॉन और होल्स का ही तो हो रहा है। यानी कि पूरी की पूरी सिनेरियो में, चाहे वो सेमीकंडक्टर में कहीं भी पढ़ो, सेमीकंडक्टर का कॉन्सेप्ट पीएन जंक्शन में पढ़ोगे तो वहाँ भी वही उसका मैकेनिज्म समझ में आएगा। पीएन जंक्शन से ट्रांसफ़र होकर ट्रांजिस्टर में जाओगे तो वहाँ भी उसका मैकेनिज्म समझ में आएगा, क्योंकि वहाँ दो डायोड जोड़ के ट्रांजिस्टर बनाने लगे। लेकिन डायोड का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तब जब पीएन जंक्शन का समझ में आएगा। तो पीएन जंक्शन का समझ कब आएगा, जब हम सेमीकंडक्टर के बारे में समझ रहे होंगे। सेमीकंडक्टर की सारी चीज़ें इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके इस पूरे सेमीकंडक्टर वाले चैप्टर में ये कंटिन्यूटी इक्वेशन, ये इतना इंपॉर्टेंट, ये सब चीज़ें हमारे सिलेबस के लिए नहीं है। लेकिन हमको इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का बिहेवियर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का बिहेवियर, और उसके जो भी बैंड थ्योरी का फॉर्मेशन हुआ है, कंडक्शन बैंड का बिहेवियर, बैलेंस बैंड का बिहेवियर, कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन और होल के कंसंट्रेशन का बिहेवियर, इंट्रिंसिक के केस के लिए अलग, एक्सट्रिंसिक के केस के लिए अलग, इतनी सारी नॉलेज हमारे पास होनी चाहिए। प्लस कि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो उसके ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, उसकी मोबिलिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, उसकी रेजिस्टिविटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, और फिर उसमें जो करंट एसोसिएटेड होती है किसी भी सेमीकंडक्टर मटेरियल में, चाहे वो हमारा ड्रिफ्ट करंट हो, चाहे वो हमारा डिफ्यूजन करंट हो, दोनों के बिहेवियर पे क्या पोजीशन होता है। डीसी की बात ही नहीं करते ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए, क्योंकि फर्स्ट लेक्चर में ही हम लोग एसोसिएट किए थे कि वहाँ पर दो तरह के हम लोग फिजिक्स को पढ़ने जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ने जा रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक्स हमारी होती है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, दूसरी होती है हमारी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो फर्स्ट लेक्चर पे बताए थे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स वे इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं जो एनालॉग सिग्नल को पजेस करते हैं, और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स वे इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं जो डिजिटल सिग्नल को प्लेस करते हैं। एनालॉग सिग्नल वे कौन से सिग्नल होते हैं कि वे सिग्नल जिनका वेरिएशन अगर हम टाइम के साथ करें तो उसका नेचर हमको कैसा मिले, कंटिन्यूअस नेचर का मिले। कंटिन्यूअस नेचर का कहने का सेंस कि x की हर एक वैल्यू के लिए, चाहे पैरामीटर कुछ भी हम स्पेसिफाई नहीं करें कि वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स ही हो, कोई भी पैरामीटर्स हो सकता है, x की वहाँ पर हर एक वैल्यू के लिए फंक्शन y की कुछ ना कुछ वैल्यू तुमको मिले। हर एक वैल्यू के लिए x की फंक्शन y की कुछ ना कुछ वैल्यू मिल रही है। अगर इस तरह का पैटर्न जिस किसी भी सिग्नल के साथ दिखाई दे रहा है तो वो सिग्नल हमारा क्या कहलाता है, एनालॉग सिग्नल कहलाता है। और पूरी की पूरी एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में हम उसी तरह के सिग्नल्स के बारे में बात करते हैं।
जैसे हमारा देखो सिंसोडियल वेव हो यानी साइन वेव हो, तो साइन वेव देखो ऐसे बनेगा, तो साइन वेव में देखो x की हर एक वैल्यू के लिए फंक्शन की कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी। एक हाँ एक स्ट्रेट लाइन सेंटर से खींचते हुए चले जाओ, सेंटर से एक स्ट्रेट लाइन खींचते चले जाओ, तो वहाँ पे भी इस फंक्शन की x की वैल्यू के लिए हर एक वैल्यू कुछ ना कुछ मिल रही है। पी एन जंक्शन का मतलब नीचे से अब अपवर्ड डायरेक्शन में ग्राफ बना दो, लोअर डायरेक्शन में ग्राफ बना दो, तो वहाँ भी फंक्शन की x की हर एक वैल्यू के लिए चाहे पॉजिटिव मिले चाहे नेगेटिव मिले, कुछ वैल्यू अगर मिल रही है तो वो जो पैटर्न होगा वो हमारा कंटिन्यूअस नेचर का पैटर्न होता है। क्या करो किसका गेन का tan का मतलब जिस किसी भी फंक्शन, हम स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं, कोई भी फंक्शन अगर ग्राफ ऐसा बना रहे हो कि जहाँ पर तुमको देखने से ये तो लग ही जाता है ना कि x की वैल्यू के लिए फंक्शन y की वैल्यू उस ग्राफ पे मिल रही है कि नहीं मिल रही है, प्लॉट तभी ना होता है। तो अगर इनफाइनाइट की बात ही हम नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि अगर x की हर एक वैल्यू के लिए फंक्शन y की वैल्यू मिल रही है, कोई ऐसा एक पॉइंट अगर हमको मिल गया जहाँ पर x की वैल्यू के लिए y की वैल्यू नहीं मिली, वो हमारा एनालॉग सिग्नल नहीं होगा। समझ गए? कोई एक अगर ऐसा पॉइंट मिल गया, क्योंकि वो तब डिसकंटिन्यूअस नेचर हो जाएगा। और डिसकंटिन्यूटी कहाँ आती है? डिजिटल सिग्नल के केस में आती है। डिजिटल सिग्नल्स में दो ही केस हो सकता है, या तो हमारा सिस्टम 0 होगा या तो सिस्टम 1 होगा, यानी या तो ऑफ की कंडीशन होगी या तो ऑन की कंडीशन होगी, बीच की कोई स्पेसिफिक कंडीशन हमको नहीं मिलती। इसलिए देखते होगे डिजिटल में स्क्वायर वेव बनाते हो या ट्रेंगुलर वेव बनाते हो, तो वहाँ पर देखो 0 मिला या तो सप्लाई मिली 1 मिला, फिर एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद वो प्रोसेस रिपीट करता है और एक टाइम इंटरवल के बाद, तो ये देखते हो गए स्क्वायर वेव बनता है, ऐसे बनता है, फिर ऐसे बनता है। तो यहाँ पर देखो 0 मिला, यहाँ 1 मिला, फिर यहाँ पर देखो एक यहाँ पर डिसकंटिन्यूटी आ गई, डिसकंटिन्यूटी फिर 0 1, एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद फिर प्रोसेस बार बार क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। तो मतलब डिजिटल के केस में दो ही केस हो सकता है, या तो सिस्टम ऑन होगा या तो सिस्टम ऑफ होगा, तीसरा कोई कंडीशंस नहीं होगा। इसलिए दोनों इलेक्ट्रॉनिक्स को समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक फंडामेंटल्स नहीं समझे रहोगे तब तक पिलर हम लोग नहीं बना पाए, तो ऐसे बार बार दिक्कत होना शुरू होगी कि इलेक्ट्रॉनिक। इसलिए देखो शुरू से ही बोले थे कि सेमीकंडक्टर फिजिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका फर्स्ट लेक्चर से ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि फर्स्ट लेक्चर से जब तक हम बताओ पूरे सेमीकंडक्टर फिजिक्स पढ़ लें और ट्रांजिस्टर पढ़ लें और यही फंडामेंटल्स ना पता हो कि कौन से सिग्नल के बारे में बात कर रहे हैं, तो फिर वो कोई कहानी उसकी नहीं हुई। इसलिए जब तक फंडामेंटल्स हमारे नहीं तैयार होंगे, चीज़ें एनालाइज नहीं कर पाओगे, तब तक सिनेरियो समझ में नहीं है। इलेक्ट्रॉन्स और होल्स यहाँ पर नहीं समझ में आ रहे होंगे, कॉन्सेप्ट उसका नहीं समझ में आ रहा, तो यहाँ तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा होगा कि फ्लक्स इंटर कर रहा है तो वहाँ पर होल्स का कंसंट्रेशन कैसा है, कंसंट्रेशन। इसलिए देखो सब जो टॉपिक डिसाइडेड होते हैं, टॉपिक दिए जाते हैं, ये सब कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेटेड हो गए। यहाँ पर देखो बार बार कंसंट्रेशन की बात करी, तो कंसंट्रेशन का बात हम लोग कहाँ किए हैं? जब लोग कंडक्शन बैंड में निकाले थे, वैलेंस बैंड में निकाले थे, वहाँ पर कंसंट्रेशन की बात किए थे, इलेक्ट्रॉन्स के लिए बात किए थे, होल्स के लिए बात किए थे। तो जब तक वो सब सिनेरियो हमको समझ में नहीं आ रही, तब तक हम तो यहाँ पर रोज ही नहीं कर पाएंगे। इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी तीनों पेपर में फिजिक्स के, चाहे वो तुम्हारा थर्मल फिजिक्स हुआ, ऑप्टिक्स हुआ, इलेक्ट्रॉनिक्स हुआ। थर्मल फिजिक्स तो सबसे आसान पेपर है, ऑप्टिक्स भी काफ़ी हद तक आसान पेपर है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं वाले सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक्स है ये सबसे टफ भी कह सकते हो, और अगर समझ गए तो सबसे आसान भी कह सकते हो, दोनों सिनेरियो। और ये एक सिंगल ऐसा पेपर है, तो जब तक तुम्हारे साथ फिजिक्स जुड़ा रहेगा तब तक तुम्हारे साथ रहेगा, क्योंकि आगे चलोगे तो एमएससी अगर करोगे तो वहाँ स्पेशलाइजेशन होता है, किस सब्जेक्ट से एमएससी किस स्पेशलाइजेशन से कर रहे हो। तो पता चलता है कि मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़, मोस्ट ऑफ द कॉलेजेज में जो एमएससी किया जाता है वो स्पेशलाइजेशन इन इलेक्ट्रॉनिक्स में किया जाता है। बहुत कम ही जगह है जहाँ पर हमको ब्रांचेज चेंज करने को मिलता है। यहीं गोरखपुर अगर रेंज की बात करते हो तो यूनिवर्सिटी को छोड़कर बाकी जितने भी डिग्री कॉलेज जहाँ भी एमएससी की पढ़ाई होती है, सब जगह स्पेशलाइजेशन इलेक्ट्रॉनिक्स ही है। इसके अलावा दूसरा कोई इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं, दूसरा कोई स्पेशलाइजेशन नहीं। चाहे वो तुम्हारा सेंट एंड्रूज से करने जाओगे, महात्मा गांधी से करने जाओगे या मारवाड़ से करने जाओगे, सब जगह स्पेशलाइजेशन इलेक्ट्रॉनिक्स होती है। इलेक्ट्रॉनिक्स तुम्हारे इस लेवल का है। वैसे भी जहाँ कहीं भी प्रैक्टिकल एसोसिएटेड करोगे, अब वहाँ एमएससी में करने जाओगे तो वहाँ एनालॉग के बारे में नहीं पढ़ाया जाएगा, वहाँ डिजिटल से शुरुआत होती है। तो जानते हो कि डिजिटल बनेगा कैसे, बिना एनालॉग के तो डिजिटल बनेगा नहीं। और जब वाइवा का क्वेश्चन होता है तो अभी देखोगे नॉर्मली तुम लोग गेट के बारे में बात करोगे, लॉजिक गेट्स के बारे में जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ोगे, बहुत आसान चैप्टर होता है।
उसको शुरू इसलिए नहीं किए क्योंकि बहुत आसान है, कभी भी पढ़ोगे 2-4 दिन में वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एनालॉग पोर्शन हमारा इतना बड़ा है, जब तक इसका सिनेरियो नहीं समझ में आएगा तब तक वो चीज़ समझ में नहीं आएगी। और जब एनालॉग पूरी समझ जाओगे तो इसी की एनालॉग के बेसिस पर ही डिजिटल को एक्सप्लेन करते हैं। कहीं कहीं जगह जाओगे तो गेट हो जो होते ही है हमारे बेसिक गेट, चाहे आर गेट हो, एंड गेट हो, नॉट गेट हो, ये सब बेसिकली आर गेट चाहे एंड गेट ये सब डायोड से मिलकर बने होते हैं। इसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखोगे आर गेट का, एंड गेट का, तो ये सब डायोड से मिलकर बने होंगे और इसको डायोड से हम लोग एक्सप्लेन भी करते हैं। कई बार एग्जामिनर वाइवा भी पूछता है कि ऐसे मत बताओ कि 0 0 दिए 1 मिला, 1 0 दिए तो 0 मिला, 0 0 दिए तो 1 मिला। कई लोग ट्रूथ टेबल ऐसे रट लेते हैं और चीज़ों को एनालाइज कर देते हैं। वो बोलता है इसको इंटरनल सर्किट डायग्राम बनाओ, इसका डायोड डायग्राम बनाओ, इसका ट्रांजिस्टर डायग्राम बनाओ, उससे एक्सप्लेन करो कि 0 0 देंगे तो 0 कैसे होगा। तब वहाँ पर हमारा दिमाग ख़राब हो जाता है। वहाँ पर तब हमको याद आता है कि आखिर हम डायोड का मैकेनिज़्म अच्छे से पढ़े होते कि कोई भी डायोड फॉरवर्ड बॉयस में कब होता है, कोई भी डायोड रिवर्स बॉयस में कब होता है, उसका मैकेनिज़्म क्या होता है। तब ये सारी एनालॉग वाली पोर्शन वहाँ काम आती है, इसके कॉन्सेप्ट काम आते हैं। तब हम किसी भी डिजिटल सिग्नल को एक्सप्लेन कर पाएंगे। यानी डिजिटल पढ़ने के लिए भी हमको एनालॉग का कॉन्सेप्ट लेना पड़ेगा और उसके बारे में हमको जानकारी करनी पड़ेगी, ठीक है। चलो ये ख़त्म हो गया टाइम। इसके बाद फिर कल इसको आगे कंटिन्यू करते हैं, कंटिन्यूटी क्वेश्चन। और उसके बाद सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। ये देख, एक सीट है, हम मैडम को दे दे रहे हैं, ठीक है। ये सारी सीट्स है, एक बार जितने भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लगवाए हैं एक सीट में, ठीक है, ये सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की सीट है। तो घर पे जाके एक बार इसकी प्रैक्टिस करना। बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है। जैसे एक न्यूमेरिकल जितने भी फार्मूले लिखे हुए, चाहे तुम्हारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का हो, मोबिलिटी का हो, कंडक्टिविटी का हो, उसी पे बेस्ड न्यूमेरिकल फार्मूला डायरेक्ट फार्मूले पे है। जैसे एक पहला क्वेश्चन है कि एट 300 केल्विन द इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन ऑफ सिलिकॉन इज 1.5 × 10⁻16 एटम पर मीटर क्यूब if the electron and hole mobilities are 0.13 and 0.05 meter square per volt second respectively, find the intrinsic resistivity of the silicon। तो क्या क्वेश्चन में दिया है, Ni की वैल्यू दिया है, इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन दिया है, और क्या दिया है, इलेक्ट्रॉन और होल की मोबिलिटीज दिया है, यानी म्यू ई दिया है और म्यू पी दिया हुआ है। उसके बाद क्या पूछ रहा है, रजिस्टिविटी पूछ रहा है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो रजिस्टिविटी कैसे निकलेगा, पहले इंट्रिंसिक के लिए कंडक्टिविटी निकालना पड़ेगा। तो कंडक्टिविटी का क्या फार्मूला होता है इंट्रिंसिक के लिए, सिग्मा बराबर ई एन आई ब्रैकेट में म्यू एन प्लस म्यू पी, यही ना होता है कंडक्टिविटी का। तो देखो डाटा सारा दिया हुआ है, ई की वैल्यू तुमको पता ही है, एन आई की वैल्यू दिया है, म्यू एन म्यू पी की वैल्यू दिया है, तो कंडक्टिविटी नहीं निकल जाएगा। जब कंडक्टिविटी निकल जाएगा तो उससे रजिस्टिविटी निकल जाएगा, क्योंकि रो बराबर क्या होता है 1/सिग्मा, तो वहाँ से रजिस्टिविटी निकल जाएगा। तो सारे फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन है। एक सिंगल क्वेश्चन तुम लोगों को लगवा ही दिए थे कि कैसे प्रॉब्लम लगाया जाता है। ये सारे क्वेश्चन अभी मैम से दे देंगे, ठीक है, ले लेना और उसको सारे को क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। जिस कोई भी क्वेश्चन अगर नहीं सॉल्व हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो एक दिन इसके लिए हम लोग टाइम दे दिया जाएगा, सारे क्वेश्चन पे डिस्कस करके उसको सॉल्व कर लिया जाएगा। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि हम तुमको ना समझ में आए, लेकिन फिर भी अगर नहीं आएगा तो एक एक क्वेश्चन हम सॉल्व भी करा देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाएगा, इतना ही हमको पढ़ना है। कल कंटिन्यूटी कंप्लीट करके ये चैप्टर हम लोग फिनिश करेंगे। और एक चीज़ काम और करना कि ये न्यूमेरिकल सॉल्व तो हो जाएगा, इतना न्यूमेरिकल है कि मोर देन एनफ है। हो सकता है एग्जामिनेशन में आपको न्यूमेरिकल यहीं से मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इतना ज़्यादा न्यूमेरिकल है। और बहुत कम न्यूमेरिकल पोर्शन उससे पूछा भी जाता है, लेकिन फिर भी हमारी प्रैक्टिस होनी चाहिए आगे कम्पिटिशन के लिए भी। कम्पिटिटिव में न्यूमेरिकल पोर्शन ज़्यादा आते हैं। एक काम आप लोग बस कीजिएगा कि अनसॉल्व उठाइएगा, अनसॉल्व आपके पास होगा बेसिक सेकेंडरी लिए भी नहीं, आप लोग एक अनसॉल्व खरीद लीजिए जरूर, कोई भी खरीद सकते हो, केपीएस खरीद लो या जो भी मार्केट में अवेलेबल हो, अनसॉल्व ले लो। और अनसॉल्व लेने से इसलिए कह रहे हैं कि एक चैप्टर अगर तुम्हारा सेमीकंडक्टर फिजिक्स खत्म हो गया है तो उससे रिलेटेड कितने क्वेश्चन आए हो एग्जामिनेशन में, उसकी एक बार एनालिसिस करो। उसके बाद देखो कि आखिर एक चैप्टर तुमने कंप्लीट कर लिया है तो क्या उस चैप्टर से रिलेटेड तुम्हारे क्वेश्चन हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे, क्वेश्चन को समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे, किस तरह का क्वेश्चन पूछा होगा, तभी ना आगे की तरफ अप्रोच कर पाओगे। तो कम से कम ये फीलिंग तो आनी चाहिए कि अगर उस
मॉडल पेपर से उस अंसाल से अगर 80% क्वेश्चन भी तुम एनालिसिस कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो कि इसमें क्या पूछा है, इसका क्या आंसर देना, तब भी समझ लो मोर देन एनफ। और अंसाल लेके आओगे तो अंसाल का एक एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करा देंगे, ठीक है। उसके बाद चैप्टर